बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हमारे पास आज का लेक्चर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, नेचर से मुराद क्या है? जैसे आप देखते हैं कुदरती तौर पर एक स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल होता है और एक जो है वो उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता, तो ये नेचर है कि कुदरती तौर पे ऐसा है। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे बाय नेचर जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले ग्रुप की बात करें, जिसमें आप लोगों फर्स्ट ग्रुप जो है उसको आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और सेकंड ए को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ मेटल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप इसको अल्कली मेटल्स, ओके, और आप इनको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। तो ये हमारे सामने सबसे पहली बात है कि हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और वो बड़ी आसानी से डोनेट करती हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए दे आर वेरी रिएक्टिव। अगर आप 1A और 2A का कंपैरिजन करें तो इनमें से जो 2A के एलिमेंट्स हैं, सेकंड A के जो एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव माने जाते हैं। जो सेकंड A के एलिमेंट्स हैं बोलो लेस रिएक्टिव माने जाते हैं, फर्स्ट A के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाय नेचर जो है फर्स्ट A के एलिमेंट मोर रिएक्टिव हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज़्यादा है। अमूमन जो है आप लोगों ने पढ़ा है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में होता है। किस में? और जो दूसरे हैं उसके s ऑर्बिटल में उनका भी इलेक्ट्रॉन s में ही है, लेकिन वहाँ पर दो हैं, वहाँ पर दो हैं। तो यहाँ पर s में दो हैं और यहाँ पर s में एक इलेक्ट्रॉन है। ये मोर रिएक्टिव माने जा रहे हैं। और ये इसी तरह अगर वाटर के साथ रिएक्शन देखा जाए, वाटर के साथ, तो वाटर के साथ भी 1A का जो रिएक्शन है वो फास्ट है और सेकेंड A का जो रिएक्शन है वो स्लो है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की जाए या एसिड बेस रिएक्शन की भी बात की जाए, जहाँ जहाँ पर भी आप 1A और 2A का तज़किरा करेंगे, इनमें से जो फर्स्ट A के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे और सेकेंड A के कम रिएक्टिव। क्लियर होगी बात? अब ये इफ़ेक्ट जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि आगे एंट्री टेस्ट में भी जो मैंने आपके सामने टेबल बनाया है इस तरह का एक सवाल आता है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये बात एक्सपेरिमेंटल डाटा से, यानी जैसे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम किया या जो आपने रेट ऑफ इक्वेशन लिखी, जो रेट इक्वेशन लिखी, तो मैंने आपको बताया था कि वो आप थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते, वो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते। ना वहाँ से ऑर्डर मालूम होता है, ना वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, ना वहाँ से रेट इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो रेट इक्वेशन को लिखने के लिए, देखने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होना चाहिए। आपके पास अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने आपके पास एक टेबल बनाया है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसका रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। रेट उस वक्त फाइंड होगी जब हमें उसके या तो हमें उसके स्टेप्स का पता हो कि उनमें से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, या फिर हमें उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाए जैसे ये दिया गया है, तो यहाँ से हम रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आप ज़रा गौर करें, मैं आपके सामने लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं और दूसरे की रेट को दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो ये जो पहले 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ये देखें, नज़र आ रहा है? आप देखें NO की कंसंट्रेशन 0.006 है, यानी थ्रू आउट द, यहाँ पर तीनों में क्या है? कांस्टेंट है, हमने चेंज नहीं की। लेकिन आप देखें इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है? डबल। नज़र आ रही है ना?
0.001 से लेकर 0.002 तक, फिर 0.01 से 0.0, यानी यहाँ पर जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये रेट है। ज़रा गौर करें, जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? ज़रा दोबारा देख लें इस बात को। यहाँ पर हमने NO को कांस्टेंट रख लिया पहले दोनों एक्सपेरिमेंट में, और इसको डबल कर दिया। जब इसको डबल किया तो रेट भी क्या हो गई? डबल। इसका मतलब कौन सा रिलेशन है इनके दरमियान? डायरेक्ट। इसका मतलब आप ये बात लिखेंगे कि रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ H2। समझ आ गई बात की? यानी उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे देखिए, आगे दो एक्सपेरिमेंट्स देख लें। यहाँ पर ज़रा इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को आप नज़र दौड़ाएं उनके ऊपर। अब H2 कांस्टेंट रख लिया, नज़र आ रहा है ना? जब H2 कांस्टेंट रखा तो इसको डबल किया। जब उसको डबल किया, अब रेट को कंसीडर करें, देखिए कितनी हो रही है, 0.0063 से 0.025। अब आप क्या करेंगे, आप पहले इसका डबल करके देखें। डबल से आंसर नहीं आता, फिर आप इसका 4 गुना करके देखें, यानी इसको इससे 4 बार मल्टीप्लाई करें। जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ से लेकर, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए इसको 4 गुना ज़रब देंगे, यानी इसका स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। यू शुड हैव अ कैलकुलेटर। आपके पास कैलकुलेटर अगर है तो आप इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई करके देख लें। रेट डबल की है, कंसंट्रेशन डबल की है, तो रेट 4 गुना बढ़ गई है। मेरी बात समझ में आ गई? कंसंट्रेशन डबल किया है तो रेट 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना यानी 4 टाइम इंक्रीज। यहां क्या था? ओ भाई, यहां पर तो सीधी सीधी बात थी, कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे, रेट भी डबल हो रही थी, डायरेक्ट रिलेशन था। वहां हम क्या कर रहे हैं? वहां हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? 4 टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ NO, स्क्वायर ऑफ NO। तो यहां पर आप ये बात लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO इसका स्क्वायर। क्लियर? तो रेट इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोलिए। रेट बराबर है कि चलें H2 लिख लें, साथ में इसका, तो ये थर्ड ऑर्डर हो गया और ये रेट इक्वेशन हो गई। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि हमने इसके फिर स्टेप्स भी बनाए हैं। ये स्लो स्टेप है और ये स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होता है। अगर आप इससे रेट इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए NO का स्क्वायर हो जाएगा और H2। पॉइंट क्लियर? तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इस टेबल को समझना बड़ा ज़रूरी था, जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई देयर इज़ नो इशू, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आपके पास उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। ओके होगी बात? हाँ, चलें नेक्स्ट हमारे पास है लाइट। लाइट आपको पता है इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे ही है। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, आपको पता है जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कलाइन की वजह से होते हैं। यहां पर यही बात की है ना कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है ड्यू टू द कोलाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मोर क्राउडेड एनवायरनमेंट होगा, तो फिर कोलाइन के चांस बढ़ेंगे, कोलाइन के चांसेस, इसीलिए रेट बढ़ रही है। इसीलिए रेट बढ़ रही है कि आप जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, क्राउडेड एनवायरनमेंट हो जाता है। जब क्राउडेड एनवायरनमेंट होता है तो फिर कोलाइन के चांस बढ़ेंगे, तो फिर इफेक्टिव के भी अल्टीमेटली बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलाइन के बढ़ेंगे तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप लाइट देंगे, कोई भी रेडिएशन फॉल करेंगे, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स को की एनर्जी बढ़ेगी, तो उनको वो जो एनर्जी बैरियर है क्रॉस करना, और इफेक्टिव कोलाइन और ये सारे कोलाइंस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। जब ज़्यादा होंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी?
ज़्यादा हो जाएगी। ओके होगी बात? यानी लाइट से भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप लाइट की रेडिएशंस फॉल करवाएंगे रेट बढ़ जाएगी, और अगर नहीं करवाते हैं तो रेट नॉर्मल रहती है। आगे है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो क्या है? सरफेस एरिया ये होता है कि जहाँ से पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जहाँ से पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ, वो कह रहा है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रिएक्शन तेज़ हो जाता है। जब आप सरफेस एरिया कम करते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। अब सरफेस एरिया ज़्यादा करने से मुराद क्या है? मसलन जहाँ से उसने रिएक्ट करना है वो आप ज़्यादा कर दें, जहाँ से उसने वो आप ज़्यादा कर दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास चीनी अगर बड़े सॉलिड की शक्ल में है, बड़े सॉलिड की, तो उतनी इजीली रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर बारीक पाउडर कर लें चीनी का, मसलन अगर आप चीनी को क्या कर लें, ग्राउंड कर लें, पाउडर बना लें, क्या कर लें, अगर आप चीनी को पाउडर बना लें तो उसको पाउडर बना के उसमें डाल दें वाटर में, तो फ़ौरन हल हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े बड़े सॉलिड जो हैं वो डालें तो वो उतनी आसानी से हल नहीं होती। ओके होगी बात? अब अगला जो पॉइंट है वो ये है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ़ कोलाइंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कोलाइंस बढ़ेंगे तो फिर इफ़ेक्टिव कोलाइन भी बढ़ जाएंगे। और बोलो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर नंबर ऑफ़ कोलाइन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ कोलाइन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कोलाइन बढ़ जाएंगे। और फिर वो मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ वो मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ जिन्होंने प्रोडक्ट देना है, जिन्होंने, वो बढ़ जाएंगे। दोज फ्रैक्शन ऑफ, मसलन फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 80 मॉलिक्यूल हैं। पहले मॉलिक्यूल थे 40 जो प्रोडक्ट बना रहे थे, क्योंकि 40 के कोलाइन राउंड अबाउट एवरेज इफेक्टिव हो रहे थे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इतने कोलाइन बढ़ गए, मैनी टाइम बढ़ गए कि उन 80 में से 70 मॉलिक्यूल के कोलाइन इफेक्टिव होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। जितने नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलाइन ज़्यादा हो जाएंगे उतनी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। इधर मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया, वो ज़रा पहले देख लें। ये जो टेम्परेचर है ये T1 है, और ये जो टेम्परेचर है ये T2 है। जो मैंने ब्लू कलर से ड्रा की है लाइन वो T2 है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि T2 जो है इज़ ग्रेटर दैन T1। अब अगर आपने ये देखें, जब आपने टेम्परेचर कम रखा था तो ये कर्व पीक पकड़ कर नीचे आ रही थी। ये यहां पर इस तरफ जो वो एरिया है, यानी यहां मैंने जो शेडेड किया है इसको ऊपर तक भी शेडेड कर लें। अब देखें, अगर जो ब्लू लाइन के नीचे सारा एरिया है वो टेम्परेचर, यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने प्रोडक्ट दिया है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनके कोलाइन इफेक्टिव हुए हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर के नीचे देखें तो एरिया कम है, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है। जब आपने टेम्परेचर दिया तो कर्व पीक पकड़ने की बजाय फ्लैट हो गई। क्या हो गई? फ्लैट हो गई। फ्लैट होने की वजह से उसके नीचे जो एरिया है जिसके अंदर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल जिन्होंने प्रोडक्ट देना है, वो बढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर का एरिया है, ये टेम्परेचर बढ़ाने से आया है, और ये कम रखने से। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने प्रोडक्ट देना है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके होगी बात? इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।